नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लालू प्रसाद यादव लंबे समय बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित, पार्टी के 25 साल हुए पूरे। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी उत्तराखंड दोनों में महंगाई, भाजपा के झूठे वादे और नफरत की राजनीति से समाज को बांट दिया, ये बड़ा बयान दिया है अखिलेश यादव ने। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मथुरा में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर, प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र और भाजपा को घेरा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि यूपी में किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। लालू प्रसाद यादव आज लंबे समय बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित, पार्टी के 25 साल हुए पूरे। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना के 25 साल पूरे होने के अवसर पर पटना में पार्टी ने कार्यक्रम का ऐलान किया है। इस अवसर पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सोमवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए 5 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच स्थापना दिवस समारोह आयोजित जाएगा। वहीं सुशील मोदी ने लालू यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की राजनीति में अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समारोह का उद्घाटन वर्चुअल रूप से आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद करेंगे। 3 वर्षों के इंतजार के बाद बिहार के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं को लालू प्रसाद यादव के विचार सुनने का अवसर मिलेगा। तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव को जन जन का नेता बताते हुए कहा कि वे देशवासियों के दिल में वास करते हैं, वे गरीब, पीड़ित और वंचितों की आवाज हैं। उन्होंने कहा इन वर्गों के अधिकार की रक्षा के लिए उनका जीवन समर्पित है। आप सभी लोग उनके विचारों को समझें और समाज के सभी वर्ग तबके के उत्थान के लिए संघर्ष करें। आपकी सरकार बनेगी तब सबको सम्मान और अधिकार मिलेगा। तेजस्वी यादव ने आरजेडी को A to Z पार्टी बताते हुए कहा कि कार्यकर्ता पूरे मन से पार्टी को जन जन तक पहुंचाने में लग जाएं, पार्टी को मजबूत करें और कार्यकर्ता अपने कार्य क्षेत्र में काम करें। अपनी और पार्टी की पहचान को जनता के बीच रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी उत्तराखंड दोनों में महंगाई, भाजपा के झूठे वादे और नफरत की राजनीति ने समाज को बांटा, अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र चाहे पाताल में समा जाए, शीर्ष भाजपा नेतृत्व भी यहां मुख्यमंत्री बदलने की हिम्मत नहीं जुटा सकता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में डबल इंजन यार्ड में खड़ा जंग खा रहा है। अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र चोटिल हुआ है और उत्तराखंड में लोकतंत्र अस्थिरता का शिकार हो गया है। ऐसे में अच्छा होगा कि भाजपा की राजनीति की बेहतरी और दोनों राज्यों में स्थिरता की बहाली के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्थानांतरित कर दिया जाए, ताकि वहां रोज रोज नेतृत्व परिवर्तन के झंझट से मुक्ति मिल सके। इन दोनों राज्यों में महंगाई व भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि जनता में भाजपा सरकार के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा है। दोनों राज्यों में पलायन की समस्या समान रूप से गंभीर है। कानून व्यवस्था में गिरावट और राजनीतिक तिकड़मबाजी के चलते दोनों राज्यों में न तो पूंजी निवेश हो रहा है और न ही नए उद्योग धंधे लग रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में सरकारी निष्क्रियता और अक्रमण्यता के कारण लोग मौत के शिकार बनते गए। जनता त्राही त्राही कर रही है। वस्तुतः भाजपा का लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रारंभ से ही अनादर का भाव रहा है। लोकतंत्र का अहित करने में भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। झूठे वादों और नफरत फैलाने की उसकी राजनीति ने समाज को बांटा है और सद्भाव को बिगाड़ने का काम किया है। अराजकता, अव्यवस्था और प्रशासनिक अकुशलता से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों की प्रगति व विकास अवरुद्ध हुआ है। जब तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा सत्तारूढ़ रहेगी, तब तक स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मथुरा में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर, प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, भाजपा को घेरा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जोर शोर से जुटी है। चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत रविवार को वृंदावन में हुई। पहले दिन राष्ट्रीय महासचिव एवं यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगरा और कानपुर मंडल के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ की हड्डी है। आप लोग लगातार जमीनी स्तर पर सक्रियता के साथ साथ गाँव-गाँव जाकर बूथ कमेटी, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत कमेटियों का गठन कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए जीत का मंत्र दिया। कहा कि 2022 में कांग्रेस सरकार बना रही है। राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि देश की जनता को भाजपा आरएसएस सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार को छिपाते हुए जनता को झूठी बातों से भ्रमित कर रही है। भाजपा की कुटिल जनविरोधी चालों को हमें नाकाम करना होगा। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सलमान खुर्शीद ने कहा कि देश के सामाजिक सांप्रदायिक सद्भाव कायम रहे, इसके लिए हम लोगों को जमीनी स्तर पर कार्य करना होगा।
कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व सह प्रभारी पश्चिमी यूपी रोहित चौधरी एवं पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर संगठन को नवीन मजबूती दे रहे हैं। संगठन सृजन के माध्यम से कांग्रेस गांव-गांव पहुंचकर बूथ स्तर तक संगठन विस्तार करके भाजपा के कुशासन से आम जनता को मुक्ति दिलानी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद शर्मा ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और संगठन एवं बूथ प्रबंधन संबंधी गुर बताएं। शिविर में प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश दीक्षित, प्रदेश महासचिव अनिल यादव, प्रदेश सचिव अमित सिंह समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कल का दिन बिहार राजनीति में बेहद अहम। तेजस्वी, चिराग, नीतीश की बदल सकते हैं दिशा। जी हां दोस्तों, बिहार राजनीति में कल यानी 5 जुलाई का दिन बेहद खास रहने वाला है, जहां एक और लंबे वक्त के बाद राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पार्टी के 25 वर्ष पूरे पर आयोजित समारोह को संबोधित करेंगी। वहीं दूसरी ओर लोक जनशक्ति पार्टी के टूटने के बाद चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की जयंती पर आशीर्वाद यात्रा पर जनाधार की पुष्टि करेंगे। चिराग को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए आरजेडी ने भी रामविलास पासवान की जयंती मनाने की घोषणा की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कल होने वाली चिराग की यात्रा को मिले समर्थन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी आगे की रणनीति तय कर सकती है। माना यह भी जा रहा है कि यदि भाजपा चिराग को अपना समर्थन देती है तो इसे सीएम नीतीश कुमार कभी पसंद नहीं करेंगे। कुल मिलाकर लोजपा में मचे भीतरी घमासान के बीच सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से इसका फायदा उठाने में जुटी हुई हैं। इस साल आरजेडी अपने 24 साल पूरे होने पर 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। तबीयत खराब होने की वजह शिरकत करने के लिए लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना नहीं आ पाएंगे, इसलिए लालू वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह को संबोधित करेंगे, जिस पर सभी की निगाहें टिकी है। चाचा पशुपति कुमार पारस गुट और चिराग पासवान खेमे के बीच कुर्सी को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के भीतर खींचातानी जारी है। चिराग समर्थकों और नेताओं का कहना है कि पासवान पार्टी के अध्यक्ष हैं। वहीं बीते दिनों पारस समर्थक सांसदों और समर्थकों ने चिराग को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाए हुए सूरज भान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात कही गई, जिसके बाद चिराग ने कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया था। चिराग पासवान 5 जुलाई को हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। हाजीपुर दिवंगत रामविलास पासवान का गढ़ माना जाता रहा है। अब ये लोकसभा क्षेत्र बागी चाचा पशुपति पारस का है। आशीर्वाद यात्रा के दौरान चिराग बिहार के सभी जिलों का दौरा करेंगे और ये संदेश देने की कोशिश होगी कि रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत के असली उत्तराधिकारी वो खुद हैं। माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान चिराग अपने दलित वोट बैंक को भी मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बता दें, गत वर्ष हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी को लगभग 6% और संख्या में 26 लाख वोट मिले थे। वहीं मात्र एक विधायक जीतने में सफल हुए थे, लेकिन ये एकमात्र विधायक ने भी बीते महीने नीतीश का दामन थामते हुए पाला बदला जेडीयू में शामिल हो गए। अब तेजस्वी इस कोशिश में है कि चिराग के पास जो 6% पासवान वोट बैंक है उसको अपनी ओर खींचा जाए, जिसका लाभ उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव और फिर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मिल सके। राजनीतिक जानकारों का ये भी मानना है कि नीतीश को चिराग ने विधानसभा चुनाव में काफी नुकसान पहुंचाया है। यदि तेजस्वी चिराग साथ आते हैं तो ऐसे में महागठबंधन को काफी फायदा हो सकता है, लेकिन चिराग अब तक इस बात से इनकार करते रहे हैं और उनका कहना है कि वो एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे। हालांकि अभी तक के पूरे लोजपा घटनाक्रम और घमासान पर बीजेपी के किसी भी बड़े आला कमानों की कोई टिप्पणी नहीं आई है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या भाजपा ने चाल चलकर चिराग को राजनीति में अकेला छोड़ दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में सियासी भूचाल, इस्तीफे की धमकी के बीच दिल्ली पहुंचे मंत्री मदन सहनी, लालू से मुलाकात की अटकलें। जी हां दोस्तों, बिहार में राजनीतिक उथल पुथल जारी है। इस्तीफे के ऐलान के 52 घंटे बाद मदन सहनी अब दिल्ली चले गए हैं। दिन भर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुलावे का इंतजार करते रहे मदन सहनी को मुख्यमंत्री से जरा भी भाव नहीं मिला। अब ऐसे में सहनी का दिल्ली जाना बिहार में नया सियासी बवाल खड़ा कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में मदन सहनी की मुलाकात उन नेताओं से होनी है जो बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर करने में माहिर माने जाते हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि दिल्ली में मदन सहनी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि सहनी की तरफ से इसे लेकर कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है कि वो दिल्ली क्यों जा रहे हैं। बता दें कि बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग मुद्दे पर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के मंत्री पद से इस्तीफा देने की पेशकश के बाद बिहार में सरकार चला रहे एनडीए के बीच अब बात सिर्फ जुबानी जंग तक सीमित नहीं रही। अब जेडीयू भाजपा के बीच तलवारें खींचती दिख रही हैं। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कहा, बिहार में अफसरशाही हावी नहीं है, बिहार में जनता का काम हो रहा है। इसके बाद सहनी से पूछा गया कि बिहार के मंत्री जीवेश कुमार का कहना है कि बिहार में अफसरशाही हावी नहीं है। इस पर सहनी ने कहा, कुमार दो विभाग के मंत्री हैं, किस व्यवसाय से यहाँ तक पहुँचे हैं मैं सब जानता हूँ। वह दवा के व्यवसाय से यहाँ तक पहुँचे हैं। दरअसल कुमार मिथिलांचल के जाले से विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी में उन्हें एक ब्राह्मण चेहरा के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जबकि मदन सहनी नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं और फिलहाल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के बेहद खास लोगों में शुमार हैं।
श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने मंत्री सहनी ने क्या बोला है वह जाने, लेकिन उनके प्रति मेरे मन में कोई भी दुर्भावना नहीं है। इधर विपक्ष ने इस घटना पर चुटकी ली है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी ने कहा, दोनों मंत्री एक ही जिले से आते हैं, एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, इस दोनों को दोनों की खूबियां और खामियां पता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में खुफिया विभाग ने किया बड़ा खुलासा, निजी कंपनी बनाकर शराब तस्करी के पैसे दूसरे राज्यों में किए जा रहे ट्रांसफर। जी हां दोस्तों, बिहार में अवैध शराब के कारोबार पर तेजी से सख्ती बढ़ती जा रही और धंधेबाजों पर नकेल कसा जा रहा है। इसे देखते हुए तस्करों ने अपना ट्रेंड बदलना शुरू कर दिया है। अब दूसरे राज्यों से तस्करी की शराब मंगवाने में निजी कंपनियों के नाम पर पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। यहाँ से अवैध शराब मंगवाने के लिए ये रुपए दूसरे राज्यों में मौजूद इन कंपनियों के खाते में ट्रांसफर होते हैं। इसके बाद ये रुपए संबंधित माफिया के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद शराब के खेप की सप्लाई होती है। इन कंपनियों के नाम ऐसे होते हैं कि जिसे शुरुआती तौर पर देखने से लगता है कि ये रुपए किसी व्यावसायिक लेन देन के लिए भेजे जा रहे हैं। हाल ही में खुफिया विभाग की जांच में इससे जुड़े कई तथ्य सामने आए हैं। इसमें यह बात सामने आई है कि झारखंड, यूपी, पश्चिम बंगाल, दिल्ली व हरियाणा समेत कुछ अन्य राज्यों में कई ऐसी कंपनियां सामने आई हैं जिनमें बिहार से व्यापारिक लेन देन के नाम पर पैसे ट्रांसफर किए गए, लेकिन ये रुपए अवैध शराब की तस्करी में शामिल माफियाओं के पास पहुंच गए। इनमें कई फर्जी कंपनियां भी सामने आई हैं जिनके मालिकों का नाम, पता समेत तमाम जानकारी गलत है। इस जांच में कोलकाता के नाम पते पर रजिस्टर्ड कुछ कंपनियों के नाम सामने आए हैं जिनमें शराब की अवैध सप्लाई के लिए यहां से पैसे भेजे गए हैं। इन कंपनियों का सहारा इसलिए लिया जा रहा है ताकि अवैध शराब की तस्करी में दूसरे राज्यों में शामिल व्यक्ति का नाम पता सामने नहीं आए। पैसे के लेन देन के आधार पर भी इसे पकड़ा नहीं जा सके। इसके मद्देनजर अवैध शराब तस्करी की जांच में अब इस बात पर खास तौर से फोकस किया जा रहा है कि जब्त शराब का बैच नंबर और लॉट नंबर क्या है। इन दोनों की मदद से यह पता किया जाएगा यह शराब किसे और कब बेची गई थी, जिस डीलर को यह शराब बेची गई उससे किसने कितनी मात्रा में खरीदी, फिर इसके बाद यह शराब कहां गई। इस डील के आधार पर जांच की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा जिससे सही दोषी पकड़े जा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू के पूर्व विधायक राजद में शामिल तेजस्वी ने कहा, गिरी हुई सरकार का गिरना तय। जी हां दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में मौजूदा सरकार चोर दरबार सत्ता में आई है। उन्होंने कहा, यह गिरी हुई सरकार है, गिरी हुई सरकार का अब गिरना तय है। इस सरकार से बिहार की जनता परेशान है और उम्मीद लगाए बैठी है यह सरकार जल्दी गिर जाए। वहीं बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल के पूर्व विधायक महेश्वर सिंह शनिवार को अपने समर्थकों के साथ राजद में शामिल हो गए। सिंह को राजद की सदस्यता दिलाते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की गिरी हुई सरकार का गिरना तय है। तेजस्वी ने पूर्व विधायक महेश्वर सिंह का राजद में स्वागत करते हुए उन्हें अनुभवी नेता बताया। उन्होंने कहा कि इनके आने से राजद और मजबूत होगा। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश सरकार नौजवानों के साथ धोखा कर रही है। उन्होंने कहा कि आज रिश्वत के बिना कोई काम नहीं हो रहा है। अफसरशाही इतना बढ़ गई है कि मंत्री को भी इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा, बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के सहारे सरकार चल रही है। भ्रष्ट अधिकारी, मंत्री और विधायक पर हावी है। समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन साहनी ने जो कुछ भी कहा है वह बिल्कुल सही है। मंत्री ने जो आरोप लगा उसके छींटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली पर भी पड़े हैं। तेजस्वी ने बिहार में तबादले के नाम पर कमाई करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं तभी से यह धंधा चल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में उलट पुलट की राजनीति तेज, कोई इधर गया कोई उधर गया। जी हां दोस्तों, एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से जनता दरबार की शुरुआत करने वाले हैं, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष और लालू यादव के छोटे पुत्र तेजस्वी यादव बिहार में एनडीए की सरकार गिराने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार की सत्ता हथियाने के लिए अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मिल रहे टिप्स पर राजनीतिक चाल चल रहे हैं। तेजस्वी यादव कितने सफल होंगे या तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन यह सच है कि पूर्ण बहुमत की सरकार रहने के बावजूद बिहार की राजनीति 6 महीने के अंदर ही गर्मा चुकी है। बिहार के पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने शनिवार को आरजेडी का दामन थाम लिया। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर हुए मिलन समारोह के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें आरजेडी की सदस्यता दिलाई। आपको बता दें कि महेश्वर सिंह ने 2010 के विधानसभा चुनाव में समता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इसके पहले 2005 में उन्होंने रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी से हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र से ही जीत हासिल की थी। आपको यह भी बता दें कि महेश्वर सिंह नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। शनिवार को आरजेडी का दामन थामने वाले महेश्वर सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार सरकार चलाने में फेल हो चुके हैं और बिहार के लिए तेजस्वी यादव से बेहतर विकल्प कोई नहीं है। दरअसल शनिवार को महेश्वर सिंह के साथ जेडीयू नेता मंजीत सिंह भी आरजेडी में शामिल होने वाले थे, लेकिन उनके आरजेडी में शामिल होने का ऐलान करने की बात सुन नीतीश कुमार के राजनीतिक सिपाहियों ने, जिसमें मंत्री लेसी सिंह, पूर्व मंत्री और जेडीयू के कई बड़े नेता शामिल थे,
उन लोगों ने गोपालगंज पहुंचकर मनजीत सिंह को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह आरजेडी में शामिल नहीं होंगे। उन्हें मनाने के बाद जेडीयू नेता उन्हें अपने साथ पटना ले आए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी करवाई। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद मनजीत सिंह के तेवर नरम पड़ गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फ्रांस में राफेल डील की जांच से जोश में आई कांग्रेस, सुरजेवाला बोले सच सामने आएगा। जी हां दोस्तों, राफेल फाइटर प्लेन डील को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि फ्रांस में राफेल डील की जांच के आदेश दिए गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि राफेल डील में गड़बड़ी हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले की जांच के बाद राफेल डील का सच सामने आ गया है। कांग्रेस ने एक बार फिर कहा कि राफेल डील में घूस दी गई है। कांग्रेस ने फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के उस बयान का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि अनिल अंबानी की कंपनी को डील में साझेदार बनाने के फैसले पर भारत सरकार का था। फ्रांस ने भारत के साथ वर्ष 2016 में हुए अरबों डॉलर के विवादित राफेल फाइटर जेट डील की जांच के आदेश दिए हैं। देश के नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। इसके लिए एक जज की नियुक्ति के आदेश दिए गए हैं। करीब 9.3 अरब डॉलर के इस समझौते के तहत भारत को 36 फाइटर जेट दिया जाना है। फ्रांसीसी खोजी वेबसाइट मीडियापार्ट ने उस पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसने कहा कि फ्रांसीसी जांच एजेंसी राफेल डील को लेकर जारी संदेहों को दबाना चाहती है। इससे पहले अप्रैल महीने में मीडियापार्ट ने दावा किया था कि राफेल डील में मदद करने वाले लोगों को छिपाकर करोड़ों रुपए दलाली दिया गया। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के बाद अब भाजपा नेताओं पर भी दर्ज हो गई एफआईआर। जी हां दोस्तों, बुधवार को गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के धरना स्थल के पास भाजपा कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच हुई हिंसक झड़प में अब गाजियाबाद पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर लिया है। गुरुवार को गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में 200 प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। किसानों के द्वारा कौशाम्बी पुलिस थाने में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्रदर्शनकारी किसानों ने अपनी शिकायत में कहा है कि बीते बुधवार को भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उनके धरना स्थल के पास इकट्ठा हो गए और हंगामा करने लगे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भड़काने की भी कोशिश की ताकि किसान आंदोलन को बदनाम किया जा सके। किसानों ने एफआईआर में कहा है कि पुलिस की मौजूदगी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शनकारी किसानों पर हमला किया। इस हमले में कई बुजुर्ग किसानों को चोटें आई हैं। बीते गुरुवार को भाजपा नेता अमित वाल्मीकि की शिकायत पर गाजियाबाद पुलिस ने 200 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। भाजपा नेता ने अपनी शिकायत में कहा था कि बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारी किसानों ने उनके साथ मारपीट की। साथ ही भाजपा नेता ने जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल के आरोप भी लगाए थे। भाजपा नेता की शिकायत पर पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ धारा 147, 148, 223, 352, 427 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें कि बीते बुधवार को बीजेपी के कार्यकर्ता नवनियुक्त प्रदेश मंत्री अमित मालवीय का स्वागत करने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर खड़े थे। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों की तरफ से हुए हमले में कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसानों पर आरोप लगाते हुए कहा था कि इन्होंने उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और मारपीट की। वहीं किसान नेताओं ने दावा किया कि इन्होंने जिला प्रशासन और सरकारी अधिकारियों को सूचित किया था कि वे भाजपा कार्यकर्ताओं को हटाएं क्योंकि वे स्वागत रैली के नाम पर हंगामा कर रहे हैं। किसान नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता हंगामा करते हुए उनके स्टेज पर चढ़ गए और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे। मनाकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसानों के ऊपर हमला कर दिया जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। इस हमले के बाद किसान नेताओं ने कहा था कि आंदोलन को बदनाम करने का भाजपा का हथकंडा काम नहीं करेगा क्योंकि पिछले 7 महीने से किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जायज मांगों को लेकर धरना दे रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव 2022, ओवैसी बोले योगी आदित्यनाथ को नहीं बनने देंगे यूपी का सीएम। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुकी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देश के हर कोने में चुनाव लड़ने को तैयार है। इसी बीच हैदराबाद के सांसद और पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को कहा योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे इंशाअल्लाह। ओवैसी ने कहा अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा, मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को ट्वीट में कहा भारत के मुस्तकबिल को लेकर मजलिस के पास भी एक विजन है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पैगाम को जनता तक पहुंचाएं और ये सिर्फ आवाम का हक है कि वो हमें अपनाए या ना अपनाए। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। असदुद्दीन ओवैसी की इस चुनाव में किस्मत आजमाएगी। ओवैसी ने हाल ही में घोषणा की थी कि उनकी पार्टी AIM-IM 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा हमने फैसला किया है कि हम 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। पार्टी ने उम्मीदवारों को चुनने का प्रक्रिया शुरू कर दी है और हमने उम्मीदवार आवेदन पत्र भी जारी कर दिया है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या जमीन खरीद विवाद को संजय सिंह ने बताया सबसे बड़ा मुद्दा, जनता के बीच ले जाऊंगा। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीद में हुआ भ्रष्टाचार अब तक का सबसे बड़ा मुद्दा है। संजय सिंह ने भाजपा पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर चोट पहुँचाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी इस मुद्दे को लेकर यूपी विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाएगी। आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि इस जमीन घोटाले को लेकर उन्होंने सभी कागजात भी उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद आज तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने आरोप लगाया है कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने उन पर मानहानि का दावा करने की भी बात कही थी, लेकिन उन्होंने ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं किया है। संजय सिंह ने मांग की है कि अगर ट्रस्ट की ओर से कोई मानहानि का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज होता है तो इसकी सुनवाई सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट में कर सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी बेरोजगारी, महंगाई, ऑक्सीजन घोटाला, पीपीई किट और थर्मामीटर घोटाले को लेकर भी जनता के बीच जाएगी। वहीं कानपुर के बिकरू कांड के 1 साल पूरे होने पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार बिकरू कांड में 4 महिलाओं और बच्चों को बेवजह फंसाकर उनका उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने कहा है कि खुशी दुबे, शांति दुबे, क्षमा दुबे व विकास दुबे की नौकरानी रेखा अग्निहोत्री और उसके बच्चों को जेल में ठूस दिया गया है, जबकि उनका कोई अपराध नहीं है। संजय सिंह ने कहा है कि योगी सरकार तानाशाही और हिटलर शाही पर उतर आई है और अपराधियों और माफियाओं पर कार्रवाई के नाम पर मासूमों के साथ जुल्म कर रही है। उन्होंने सरकार के इस रवैये को गलत बताते हुए दिल दिखाते हुए महिलाओं और बच्चों पर दर्ज मुकदमे तत्काल वापस लिए जाने और उन्हें रिहा करने की भी मांग की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी वाड्रा का दावा, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में संगठन की राय सबसे महत्वपूर्ण होगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी करने का आह्वान करते हुए दावा किया कि चुनाव में संगठन की राय सबसे महत्वपूर्ण होगी। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से जारी बयान के अनुसार शुक्रवार को प्रयागराज और सुल्तानपुर में आयोजित प्रशिक्षण शिविरों को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, चुनाव में संगठन की राय सबसे महत्वपूर्ण होगी। संगठन निर्माण का काम सबसे महत्वपूर्ण है और पदाधिकारी मजबूती से जुटे रहे। कांग्रेस जोनवार प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष, जिला और शहर अध्यक्षों के अलावा प्रदेश के पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता के अनुसार शुक्रवार के शिविर में प्रियंका ने मजबूत संगठन, बूथ निर्माण और सोशल मीडिया पर मंथन किया। इस अवसर पर बढ़ती महंगाई, खेती किसानी के सवाल पर आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल विधानसभा में हंगामा, जय श्री राम के नारे लगा बीजेपी विधायकों ने किया वॉकआउट, अभिभाषण न पढ़ सके राज्यपाल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। यह बवाल राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अभिभाषण के दौरान कटा था। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने यह हंगामा किया था। हंगामा इतना जबरदस्त था कि राज्यपाल अपना अभिभाषण भी पूरा ना पढ़ पाए और पहले दिन का सत्र समाप्त कर दिया गया। दरअसल सूबे में कुछ रोज पहले चुनाव हुए थे, जिसके बाद शुक्रवार तो विस का पहले सत्र की शुरुआत हुई। जानकारी के अनुसार गवर्नर के अभिभाषण के साथ इसका आगाज होना था, पर जैसे ही शुरुआत हुई बीजेपी के कई विधायक हंगामा काटने लगे। ऐसे में धनखड़ ने स्पष्ट कर दिया है कि वह सरकार की लिखी हुई सभी चीजें सदन में नहीं बोलेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक बीजेपी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। सूबे में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर उन्होंने राज्यपाल के संबोधन के दौरान हंगामा किया था। साथ ही इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए थे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राज्यपाल को विरोध के चलते अपने संबोधन को छोटा करना पड़ा था। गठित विधानसभा में अपना पहला अभिभाषण देने दोपहर को पहुंचे, पर वह केवल 3-4 मिनट ही बोल सके। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदर्शन करने के लिए पोस्टर और चुनाव बाद हुई हिंसा के कथित पीड़ितों की तस्वीरें लिए भाजपा सदस्य विधानसभा अध्यक्ष के आसन के करीब पहुंच गए। विधानसभा सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी भाषा ने बताया कि राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पूरी तरह से नहीं पढ़ पाने के बाद उसे सदन में मेज पर रख दिया और वहां से निकल गए। भाजपा की ओर से आरोप लगाया गया कि ममता सरकार के कारण राज्यपाल के भाषण में चुनाव की पनपी सिंह का जिक्र नहीं किया गया। वह इसके बाद सीएम और मुख्य सचिव से बात करके सदन के बाहर आ गए, जबकि दीदी उन्हें खुद बाहर तक छोड़ने आई थी। करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सपा इस पार्टी के साथ करेगी गठबंधन, अखिलेश ने किया खुलासा। कहा, पार्टी 350 सीट जीतेगी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी में सभी पार्टियां जुट गई हैं और अभी से जो समीकरण नजर आ रहा है उसके अनुसार इस बार समाजवादी पार्टी और बसपा साथ मिलकर चुनाव लड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वे अकेले चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में सपा की रणनीति गठबंधन को लेकर क्या होगी, इस पर सपा अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी छोटे दलों के साथ गठबंधन करेगी। अखिलेश यादव ने आज अपने जन्मदिन के अवसर पर मीडिया से बात करते हुए कहा
कि उत्तर प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं और वे बदलाव के लिए वोट करेंगे। अखिलेश ने कहा कि भाजपा की सरकार को गरीबों और बेरोजगारों की चिंता नहीं है, वह मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहती है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को कूड़ेदान में डाल दिया है और जनता के साथ छल किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अधिकारियों को मनमानी करने की छूट दे रखी है। उन्होंने यह भी कहा कि 2022 में यूपी में चुनाव नहीं होगा बल्कि लोकतांत्रिक क्रांति होगी। उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि उनकी पार्टी विधानसभा की कुल 403 सीटों में से 350 सीटें जीतेगी, क्योंकि आम जनता भाजपा सरकार के खिलाफ है। कोविड-19 टीकाकरण पर तीखा हमला कर चुके अखिलेश यादव ने आज कहा कि सबको टीका लगवाना चाहिए। उन्होंने अपने टीकाकरण पर कहा कि जब उत्तर प्रदेश में सबका टीकाकरण हो जाएगा तो वे भी लगवा लेंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें मुलायम सिंह यादव टीका लगवाते नजर आ रहे थे। उसके बाद से अखिलेश यादव ने टीकाकरण पर सकारात्मक बयान दिया।